नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है, बल्कि ये कहना चाहिए कि उनको नया मोर्चा खोलने पर मजबूर किया गया। काफ़ी समय से चुनौती मिल रही थी, और चुनौती मिल रही थी, कौन दे रहा था चुनौती? तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR यानी के चंद्रशेखर राव। वो लगातार जो है उसी मुद्रा में है जिस मुद्रा में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चंद्रबाबू नायडू थे। दोनों की परिस्थितियों की तुलना की जा सकती है, दोनों के नेताओं के रवैये की, उनके भाषण की, उनकी भाषा की तुलना हो सकती है। प्रधानमंत्री तेलंगाना हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद में उन्होंने श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जो दुनिया में बैठी हुई प्रतिमा की दृष्टि से दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। रामानुजाचार्य के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वो 1000 साल पहले बराबरी की बात कर रहे थे, समानता की बात कर रहे थे। इसीलिए इस स्टैचू का नाम, इस प्रतिमा का नाम जो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रखा गया। वो समाज सुधारक भी थे, आध्यात्मिक व्यक्ति तो थे ही। उनके समारोह में और एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। और मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि ये इसका उल्लंघन सिर्फ एक बार हुआ है 1947 से आज तक, जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो लखनऊ आई थी और वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं गए। उसके अलावा किसी मुख्यमंत्री ने, केंद्र में किसी पार्टी की सरकार रही हो, राज्य में किसी पार्टी की सरकार रही हो, कितना भी मतभेद रहा हो, कुछ भी रहा हो, इस प्रोटोकॉल को तोड़ा नहीं है। KCR ने वो तोड़ा है। KCR ने ये धमकी दी है, ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को समुद्र में डुबो देंगे। हालांकि तेलंगाना जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है, समुंदर नहीं है तेलंगाना, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दरअसल ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? देखिए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जो है आधार, धीरे धीरे जनाधार तो बढ़ रहा था, और 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 से 2018 तक TRS और BJP के बीच में बड़े मधुर संबंध रहे। समय समय पर TRS जो है BJP की संसद में, खासतौर से राज्यसभा में मदद भी करता रहा। उसके बदले में राज्य के लिए जो भी मांगें थी KCR की, उनमें से जो भी वैधानिक रूप से संभव था वो प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन 2019 में BJP 17 में से 4 लोकसभा सीटें जीत गई। बात केवल इतनी नहीं थी कि BJP 4 सीटें जीत गई, बात ये थी कि BJP ने KCR की बेटी कविता राव को चुनाव में हरा दिया। ये बात KCR को हजम नहीं हुई। तब से उनके मन में जो है एक गांठ पड़ गई है, और वो इस बात को वो कभी स्वीकार नहीं कर पाए कि अगर कांग्रेस ने हराया होता तो शायद इतनी नाराज़गी ना होती, जितना उनको लगता है BJP जिसको वो मित्र मानते थे। लेकिन चुनाव तो अलग अलग लड़े थे दोनों। देखिए, KCR के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। KCR जो है पहले तेलुगु देशम पार्टी में थे, 4 बार MLA रहे वहाँ। 1999 में उनके मंत्री बनने का नंबर था, लेकिन उसी चुनाव में विजय रामा राव, जो CBI के पूर्व निदेशक थे, वो TDP के टिकट पर लड़े और जीत गए, और वो मंत्री बन गए। KCR मंत्री नहीं बने, और अगर KCR मंत्री बन गए होते तो वो शायद कभी तेलंगाना के अलग राज्य का मुद्दा उठाते ही नहीं। उन्होंने तेलंगाना के अलग राज्य का मुद्दा ही इसीलिए उठाया कि उनको सबक सिखाना था, कांग्रेस को भी और TDP को भी। तो 2001 में उन्होंने TDP से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली, TRS का गठन कर लिया, और उसी साल स्थानीय निकाय के चुनाव में उनकी पार्टी ने बहुत अच्छा किया। TDP को बड़ा झटका लगा, कांग्रेस को लगा कि ये जो है पार्टी थर्ड फोर्स के रूप में उभर रही है, तो कांग्रेस ने तुरंत जो है लोकसभा चुनाव के लिए TRS से समझौता कर लिया। 2004 का विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों TRS और कांग्रेस ने अलायंस में लड़ा। TRS को 26 विधानसभा की सीटें मिली,
और 5 लोकसभा की सीटें मिली। उसके बाद से टीआरएस लगातार कांग्रेस पर दबाव डालती रही कि अलग राज्य की मांग को स्वीकार कर ले। काफ़ी समय तक कोशिश करते रहे चंद्रशेखर राव, नहीं हुआ। केंद्र में इस बीच में वो श्रम मंत्री भी बन गए थे, तो उन्होंने फिर जो है मंत्री पद से इस्तीफा दिया और गठबंधन से बाहर आ गए। गठबंधन से बाहर आकर उन्होंने तेलंगाना अलग राज्य के लिए आंदोलन चलाया, क्या हुआ, फिर कैसे राज्य बना, ये सब पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता भी है, तो उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन 2019 के बाद से एक तो बेटी हार गई, उसका दुख, फिर उससे बड़ा झटका जो केसीआर को लगा वो उनके नंबर 2 सबसे विश्वस्त जिनसे उनकी खटपट हो गई, एटला राजेंद्र, उनका और केसीआर का झगड़ा हुआ। आखिर में एटला राजेंद्र को पार्टी छोड़ना पड़ा या उनको निकाल दिया गया, शायद पार्टी से निकाल दिया गया था। एटला राजेंद्र ने भाजपा की शरण ली। भाजपा ने शरणागत का जो है स्वागत किया और विधानसभा से इस्तीफा उनको देना ही पड़ा। तो विधानसभा सीट पर उस उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर एटला राजेंद्र जीत गए चुनाव। केसीआर ने उसको प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस चुनाव की हार जीत पर उनकी सरकार के रहने न रहने का जो है वो भविष्य उसका टिका हुआ हो, और ये हार उनको कभी जो है पची नहीं। उसके बाद से लगातार केसीआर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और वही गलती दोहरा रहे हैं जो चंद्रबाबू नायडू ने की कि प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, इस तरह की बातें कर रहे हैं। संसद के पिछले सत्र यानी शीतकालीन सत्र में सबसे ज़्यादा हंगामा करने वालों में टीआरएस के लोग थे। उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि जो भी सदस्य बोल रहा हो, जिसको स्पीकर ने या सभापति ने अलाउ किया हो बोलने के लिए, बोल रहा हो, उसके सामने प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाओ, तो कैमरा तो अपने आप दिखाएगा ही आपको। इस तरह की तमाम चीज़ें की। और अब जो है नाराज़गी ताज़ा जो हुई वो कि एफसीआई जो है तेलंगाना में किसानों से धान की खरीद में उसने देरी की। उसके बाद से जो है वो लगातार विद्रोही मुद्रा में है और वो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं और वो दूसरे जो है विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। और फिर से जो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने ये कोशिश की। इसी कोशिश के लिए उन्होंने विधानसभा का चुनाव जो 2019 में लोकसभा के साथ होना था उसको प्रीपोन करवा लिया और 2018 में ही जो है विधानसभा का चुनाव हो गया, जिससे उनको समय मिले। वो उस समय भी एक 4th फ्रंट बनाना चाहते थे, गैर कांग्रेस और गैर भाजपा दलों का एक गठबंधन बनाना चाहते थे, जो सिरे चढ़ा नहीं। अब वो नया मुद्दा लेकर आए हैं कि जो है फेडरलिज्म का, कि गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ अन्याय ना हो, उनको न्याय मिले, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए बाकी जो गैर भाजपा शासित पार्टियों का जहां राज है, जहां शासन है, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसी महीने हैदराबाद में एक उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें तमाम जो है एक्स ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया गया है और ध्यान रहे ब्यूरोक्रेट्स वही हैं जो हमेशा प्रधानमंत्री के खिलाफ चिट्ठियां लिखा करते हैं, ज़्यादातर लोग वही हैं। वो भारत का नया एजेंडा तैयार करेंगे। अब ठीक है भाई, कोई राजनीतिक दल जो है नया एजेंडा तैयार करना चाहता है वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक और बयान दिया कि भारतीय संविधान का पुनर्लेखन होना चाहिए, फिर से लिखा जाना चाहिए संविधान। इसके लिए उनको समर्थक नहीं मिल रहे। इसकी शनिवार को कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आलोचना की, दूसरे नेताओं ने आलोचना की। उन लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर अंबेडकर की बहुत ऊंची प्रतिमा लगवाना चाहते हैं और उन्हीं के लिखे हुए जो है संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्हीं के लिखे हुए संविधान के तहत तेलंगाना अलग राज्य बना। तो केसीआर के मन में बड़ी छटपटाहट है। वो किसी तरह से और हर कीमत पर बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं। बीजेपी उसकी तैयारी में है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में जिस समारोह में गए, श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में, उसके जो चित्र हैं
जिस तरह से वो वेष्टी पहने हुए थे, दक्षिण भारतीय परिधान पहने हुए थे, और जिस तरह से पूजा पाठ किया, उसका सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना नहीं, पूरे देश में असर होने वाला है। तो प्रधानमंत्री का केसीआर के चैलेंज का, उनकी चुनौती का ये आज जवाब की शुरुआत थी। इसको अंत न मानिए। प्रधानमंत्री ने आज जो शुरुआत हैदराबाद से की है, आने वाले दिनों में इसका तापमान केसीआर के लिए बढ़ने वाला है। सिर्फ इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को संपन्न होने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दल बल के साथ किस तरह से हैदराबाद में जुटेगी। जिस तरह से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठा का चुनाव बनाकर लड़ा और केसीआर की पार्टी को, टीआरएस को बहुमत नहीं हासिल करने दिया, अपनी सीटें कई गुना बढ़ा ली। अब जो केसीआर के लिए, असल में केसीआर क्यों ये सब कर रहे हैं, एक बात और समझनी चाहिए। केसीआर को ये गलतफहमी हो गई है कि वो अब राज्य से बड़े हो गए, उनका कद बड़ा हो गया है, अब उनको राष्ट्रीय भूमिका में आना चाहिए, वो नेशनल लीडर हैं, ये उनको मुगालता हो गया है। दूसरा, उनको लग रहा था कि कम से कम राष्ट्रपति चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी उनको खुश रखेगी, नाराज़ नहीं करेगी, जैसा कहेंगे वैसा करेगी। उनको लगता है कि राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उनकी पार्टी के समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी। निश्चित रूप से अब क्या गणित बनता है, ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इससे तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, किन लोगों की पड़ेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में टीआरएस का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, लेकिन टीआरएस को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से वहाँ सरकार चल रही है, जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिस तरह से योजनाओं में घपला हो रहा है, ये सब अब केसीआर के गले की मुसीबत बनने वाला है, उनके लिए कांटे बिछाने वाला है। तो केसीआर अभी तक जो है, उनको जो दिल्ली का, केंद्र सरकार का रक्षा कवच मिला हुआ था, वो कवच टूट गया है, वो कवच उतर गया है। तो अब केसीआर के लिए बीजेपी और मोदी के ऑनस्लॉट से बचना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की ऐसी हालत नहीं है कि वो केसीआर के समर्थन में आकर, मदद में आकर खड़ी हो जाए। जिस बाई इलेक्शन का मैं जिक्र कर रहा था, हुजूराबाद का जो था, जिसमें एटला राजेंद्र जीते, उसमें कांग्रेस के कैंडिडेट की ज़मानत जब्त हो गई थी, जबकि सिर्फ थोड़े ही समय पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट को 60,000 वोट मिले थे। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कांग्रेस वहाँ कितनी तेज़ी से नीचे गई है, और उसी तेज़ी से बीजेपी ऊपर आ रही है। अब बीजेपी ने अपने को नंबर 2 की हैसियत में इस्टेब्लिश कर लिया है। इस बात में अब किसी को कहीं कोई संदेह नहीं है। तेलंगाना में अगर टीआरएस को कोई चैलेंज कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो एक नया मोर्चा खुला है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का क्या हाल हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। मुझे लगता है कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, कम से कम 2023 के विधानसभा चुनाव में, नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में टीआरएस की स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। और जो अभी ताकत है, जो अभी संख्या बल है विधानसभा में और लोकसभा सदस्यों में, वो तो नहीं रहने वाला है 23-24 में। इसलिए मुझे लगता है कि केसीआर अब नए चंद्रबाबू नायडू बनने के रास्ते पर हैं। कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बन जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।